हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक कंक्रीट। सो कंक्रीट बनाने के लिए हमको लगता है सीमेंट पेस्ट एग्रीगेट। ओके। सो उसमें हमने सीमेंट पढ़ लिया था, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, सीमेंट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए थे। उसको बार बार रिवाइज करना और उसको अच्छे से, क्योंकि उसमें जितने भी मैंने स्टेटमेंट डाले हैं वो सारे मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन एक एक लाइन से अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो एडमिक्सचर, वाटर और एग्रीगेट। ये तीनों चीज़ छूटी है हमारी। इससे पहले हमने फ्रेश एग्रीगेट, फ्रेश प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट हमने पढ़ लिया था, क्योंकि फ्रेश कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है उनको ये सब चीज़ें कैसे अफेक्ट करेगी, एडमिक्सचर और एग्रीगेट, वो हमको तभी पता चलता है जब हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है क्या। तो वो वाला टॉपिक हमने पहले ही कवर कर लिया। अब एग्रीगेट की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट का अगर हमने देखे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो एग्रीगेट का ही होता है कंक्रीट में। 70 टू 80% तो एग्रीगेट का क्या, पहला काम क्या बोल सकते हैं हम, कि उसका जो सबसे पहला काम है वो है, वो कंक्रीट को बल्क मतलब वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि कंक्रीट जो है वो दो टाइप के हैं। ये ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कंक्रीट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोर्स एग्रीगेट और एक होता है फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की साइज जो होती है वो ग्रेटर देन 4.75, याद रखना कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं छोटे लेवल पे कि 4.75 mm से ऊपर। इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का मेन यूज जो है वो कंक्रीट में क्या है कि मेन मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स मतलब कि एक एग्रीगेट है, एक एग्रीगेट है, ये मान लो कोई एग्रीगेट है, इसके ऊपर एक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। एक एक कंक्रीट, एक सीमेंट की लेयर बनती है, तो ये जो मेन मैट्रिक्स बनती है ना, ये मैट्रिक्स मतलब एक तरह से जाल बना लेना इसके ऊपर। तो ये जो बनता है इसमें मेन पर्पज क्या है, किसका है, एग्रीगेट का। कौन से वाले का, कोर्स एग्रीगेट का। वैसे ही एक दूसरा और होगा यहाँ पे, जैसे इसके ऊपर भी बन रही होगी। लेकिन फाइन एग्रीगेट जो 70 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ फिलर का काम करते हैं। वो बीच में फिलर का काम करते हैं, जिससे क्या ना वर्केबिलिटी बढ़ जाए। इनका कोई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ नहीं लेनी इनको, बस इनको फिलर का काम करना है, ठीक है। जिससे वर्केबिलिटी सही से मिल जाए और वॉइड भी कम रहे, ठीक है। वॉइड जितने रहेंगे, तो वॉइड अगर ज़्यादा होगा तो कंक्रीट वीक बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है। अब एग्रीगेट किस टाइप के हो सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं सबसे पहले। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दो चीज़ में हमने डिवाइड किया ना, तो कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं। कोर्स एग्रीगेट हो सकता है नेचुरल एग्रीगेट और आर्टिफिशियल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट मतलब कोई भी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक को कूट काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तो वो नेचुरल एग्रीगेट। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कहीं पे भी, जैसे हिंदी में बोले तो नेचुरल एग्रीगेट रॉडी। रॉडी मतलब टुकड़े छोटे छोटे पत्थर के, वो, ठीक है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम कंक्रीट बनाने की जो लोकली जो साइट पे हम यहाँ देखते हैं, कहीं पे भी जो बिल्डिंग बन रही होगी, छत डल रही होगी, तो वहाँ आर्टिफिशियल एग्रीगेट क्या होते हैं फिर। आर्टिफिशियल एग्रीगेट क्या होते हैं कि आजकल मतलब एक चीज़ तो है कि आजकल ना कुछ वेस्ट नहीं है। किसी भी चीज़ को वेस्ट बोलना मतलब ठीक नहीं रहता। जो भी चीज़ है उसको रिसाइकल करो, यूज करो। वेस्ट वाली फिलोसफी ना, कि ये वेस्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वो नहीं है। मतलब उसको रिसाइकल करो, यूज करो, बस। तो इसलिए जो भी आयरन इंडस्ट्री है उससे स्लैग निकल रहा है। स्लैग, आयरन इंडस्ट्री का स्लैग मतलब कि जैसे आयरन बनता है ना, तो ऐसा एक फर्नेस होता है, उसमें अंदर कुछ आग लगी पड़ी होती है, एकदम आग लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ कचरा जम जाता है, उस कचरे को निकालते हैं, तो वो तो लोहे के से ही निकला हुआ कचरा है ना। तो वो जो कचरा है उसको, उसका ये लोग क्या बना लेते हैं, एग्रीगेट। क्योंकि वो लोहे का बना है तो स्ट्रॉन्ग तो है ही, उसको एग्रीगेट में यूज कर सकते हैं। ब्रिक है, टूट गई, उसको और थोड़ा सा तोड़ो और उसको एग्रीगेट बना लो, ये है आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया कि नेचुरल एग्रीगेट क्या है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट क्या है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो स्टीफनेस ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। अगर कंक्रीट की हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगी, एग्रीगेट पे और इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीगेट और इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट। सॉरी ये गलत लिखा गया, कौन एग्रीगेट नहीं, यहाँ पे सीमेंट पेस्ट लिख लेना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ
तो मैं चेंज ही कर लेता हूँ, यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट, ये दोनों की जो इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इलास्टिसिटी कंक्रीट की ज़्यादा होगी तो उसकी डायमेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम डायमेंशन का कॉलम भी चलेगा अगर इलास्टिसिटी, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट की इलास्टिसिटी भी सही होनी चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक तो, उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, कि सीमेंट पेस्ट के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो। शेप और टेक्सचर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, शेप और टेक्सचर पे। शेप, राउंड एग्रीगेट का जो होगा ना, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, हाई वर्केबिलिटी, और स्मूथ टेक्सचर वाले की भी वर्केबिलिटी हाई होगी। अब ये पता, मतलब दिमाग इसमें, मतलब इसको रटना नहीं है। राउंड एग्रीगेट मतलब दो चीज़ें लो, एक तो तुम एंगुलर टाइप के टुकड़े उठाओ एग्रीगेट के और उनको मिक्स करो तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन रोल राउंड वाले जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे, और वो स्लाइड होके एक दूसरे के ऊपर, और वर्केबिलिटी अच्छी दे देते, क्योंकि वर्केबिलिटी मतलब मिक्सिंग प्लेसिंग, तो जैसे राउंड होंगे ना तो वो तो एक दूसरे के ऊपर घूमते रहेंगे और अच्छी सी वर्केबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर यही एग्रीगेट ऐसे होता है, ये इधर से फंस गया ऐसे, ये इधर से फंस गया, तो ये मिक्स ही नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा। वैसे ही अगर ये टेक्सचर जो है स्मूथ होगा तो और अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिसलेगा एक दूसरे के ऊपर तुरंत तुरंत। तो ये याद रखना, राउंड एग्रीगेट, हाई वर्केबिलिटी, स्मूथ टेक्सचर। टेक्सचर मतलब इसको कैसा, ये ऊपर कैसा होता है, स्मूथ है कि हार्श है, कैसा है, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 टू 2.7 होती है इसकी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट बात करते हैं फाइन, फाइन एग्रीगेट की। फाइन एग्रीगेट में मैंने पिछले वाले में एक डिस्कस की थी एक चीज़, बल्किंग, ठीक है। बल्किंग क्या होता है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। वहाँ पे बात की थी कि इसके ऊपर जो ये पानी की ड्रॉप आएगी तो ये दूसरा जो सैंड का एग्री वो है पार्टिकल इसके ऊपर भी आ जाएगी। अब ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये दोनों दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कोई तीसरा, अगर ये पानी नहीं होता तो ये तीनों चिपक के कम वॉल्यूम बना रहे होते, ये इतने में ही आ रहे होते, लेकिन अभी ये इतना बड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं बल्किंग। वेट तो उतना ही है, पार्टिकल तो तीन ही है, ठीक है, और बीच में थोड़ा सा पानी है, बट ये जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके लिए करेक्शन अप्लाई करने पड़ेगा, मतलब 20% अगर बल्किंग हुआ है तो 1:2:4 की रेशियो में अब कितना हो जाएगा वो रेशियो, 2/1.2, मतलब 1.6 के आसपास, ठीक है, 1.66। फाइननेस मॉडुलस, फाइन एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होता है कि एक इंडेक्स नंबर होता है। फर्स्ट चीज़ इंडेक्स नंबर, मतलब ये एक नंबर होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन साइज ऑफ पार्टिकल इन सैंड। जो सैंड का हमने लॉट लिया है, जो सैंड की जो एक सैंड का जो सैंपल लिया है उसकी मीन साइज क्या है उसको डिफाइन करता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मानो कि ये जैसे सिव एनालिसिस किया हमने, इतनी सारी सिव लगाई, इसका सिव एनालिसिस किया, कितना वेट रिटर्न हुआ, क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न। तो ये वाला जो है ना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न, मतलब 0, 100, दिस ओके, 10, 33 ये सब कितना है 275, इसको डिवाइड कर देना 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 2.75। 2.75 मतलब नीचे से गिनना शुरू करना, ये सिव नंबर 1 है, ये सिव नंबर 2 है, ये सिव नंबर 3 है। 2.75 मतलब 2 और 3 के बीच में कहीं इसकी मीन साइज है, ठीक है, ओके। तो 2.3, 2.75, अगर 3.75 होता तो यहाँ 4.75, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये मीन साइज को डिफाइन करा है कि 0.35 और 6 के बीच में इसकी मीन साइज है, ओके। अब फाइन सैंड का मॉडुलस रेंज जो होती है वो 2.2 से लेके अगर 2.6 के बीच, मतलब बोलो ऐसे कि बोल देते हैं कि 2.4 है किसी का फाइनेस मॉडुलस, तो हम बोलेंगे कि वो किस टाइप की सैंड है, फाइन सैंड है। 2.6 से 2.9 ये याद रख लेना, एग्जाम में आता है। मीडियम साइज की उसके लिए क्या होगा 2.6 से 2.9, और
सैंड के लिए क्या होगा 2.9 से 3.2, और 3.5 अगर हुआ तो वो 3.5 से अगर ज़्यादा है, 3.2 तक है, 3.5 से ज़्यादा जो है वो पुअर ग्रेडिंग हो जाता है, पुअर ग्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है, फाइनेस मॉडुलस पुअर ग्रेडिंग, इसको पुअरली ग्रेडेड सैंड बोल देते हैं जब फाइनेस मॉडुलस 3.5 से ज़्यादा हो जाए। अब एक चीज़ है एल्कलाई, ठीक है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन क्या होता है कि जो एग्रीगेट होते हैं ना उनमें अगर एल्कलाई हो ना, एल्कलाई अगर ज़्यादा है, ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब अगर है उनके ऊपर चिपके हुए हैं कहीं कहीं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो सीमेंट कंक्रीट के साथ मिक्स करेंगे तो कुछ इंटरनल स्ट्रेस जनरेट करेंगे, वो एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। किसकी वजह से होता है, एक तो रिएक्टिव एग्रीवेट हो तब होगी, हाई एल्कलाई कंटेंट सीमेंट हो, मॉइस्चर कंटेंट हो, टेम्परेचर कंडीशंस अगर होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन हमको नहीं होने देनी है, इसका मतलब ये सारी चीज़ों के अपोजिट कर लो, कि ऐसा एग्रीगेट यूज करो जो रिएक्टिव नहीं हो, ऐसी सीमेंट यूज करो जिसमें एल्कलाई कंटेंट कम हो, ऐसा जगह देखो जहाँ मॉइस्चर नहीं हो, टेम्परेचर कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, वाटर, अब अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है वाटर। वाटर में IS 456 में बहुत कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन हमको उतना नहीं, ये देख लेना है कि जो पानी यूज करे उसके pH 6 से 8 के बीच होना चाहिए, अदर प्रॉपर्टीज IS 456 में है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडमिक्सचर की। ठीक है, जो एडमिक्सचर हम मिलाते हैं, पहली बात तो क्यों मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमने देखा ना फ्रेश कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज थी, वर्केबिलिटी, ठीक है, कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी है, और जो प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है, डेंसिटी, वो सबको के लिए हम उनको सही से अचीव करने के लिए ये हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर मिलाते हैं। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो कम करना है, कम वाटर सीमेंट रेशियो पे ये हाई स्ट्रेंथ अचीव करनी है, मतलब मिनरल एडमिक्सचर मिलाएंगे वर्केबिलिटी सही करने के लिए, स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, WC रेशियो कम WC रेशियो पे हाई स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए। ठीक है, ये सब डिफरेंट, तो फ्लाई एस एक एडमिक्सचर है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये एक मिनरल एडमिक्सचर है, स्लीका फम, मेटाकोलाइन, लाइमस्टोन पाउडर और इनर्ट फिल। केमिकल में वाटर रिड्यूसर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर, एयर एंट्रेनमेंट और स्पेशल पर्पस। सबसे पहले मिनरल एडमिक्सर की बात करते हैं, फ्लाई एस। फ्लाई एस क्या होता है, ये ये जो है ना थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में ऊपर मतलब इतना धुआं निकल रहा है ना, तो यहाँ पे एक मशीन लगी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने पार्टिकल तो नहीं जाने देंगे ना, कुछ तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे जो इसमें जो पकड़ में आते हैं ना पार्टिकल, ये इसमें से जा रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल को ये कैच कर लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में और अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ से ये इसको कैच कर लेता है और फिर इसको ये डंप कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये इशू क्या हुआ कि इतना ज़्यादा आसपास के एरिया में हो जाता है फ्लाई एश की, मतलब बहुत ज़्यादा, और ये क्या करता है अर्थ को एक थोड़ा अगर क्वांटिटी में है तो ये फर्टाइल भी है ज़मीन के लिए, लेकिन ज़्यादा है तो वो वहाँ की उस ज़मीन को बंजर बना देता है, और उसके लिए अलग से ज़मीन चाहिए बहुत ज़्यादा वेस्ट के लिए। तो इसको फिर वही एकेडमिक वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएंगे, उन्होंने यहाँ से सैंपल उठाया, एग्रीगेट में कंक्रीट में मिलाया और बोला यार इससे तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, सारे टेस्ट किए तो ये तो काम की चीज़ निकला। तो दोनों तरफ के हो गया, इनका फ़ायदा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी फ़ायदा, क्योंकि ये एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का थोड़ा पार्ट्स को फ्लाई एश से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें पहले 400 केजी सीमेंट लगता था, अब वही चीज़ हम 300 केजी सीमेंट और 100 केजी फ्लाई एश करके वही काम कर रहे हैं। तो मतलब ये देखो फ्लाई एश कितने का आता है, 1 रुपये का, 1 या 2 रुपये का 1 किलो आता है। ओके, 1 या 2 रुपये का 1 किलो फ्लाई एश आ रहा है, वहीं सीमेंट कितना आता है, 300 रुपये के आसपास का एक कट्टा आता है, मतलब 56 रुपये का। ठीक है, तो रुपए बच रहे हैं, उनके पैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्लाई एश की दो टाइप होते हैं,
फ्लाई एश से क्या कर सकते हैं, फ्लाई एश से हम ये सीमेंट में कंक्रीट में बना सकते हैं, और मैंने एक बोला था ना आर्टिफिशियल एग्रीगेट, वो भी बना सकते हैं सिंस्ट्रिंग द्वारा। सिंस्ट्रिंग क्या होता है कि फ्लाई एश को लिया, इसको कंप्रेस किया दोनों तरफ से इतनी हीट पे, ठीक है, कंप्रेस भी किया और हीट भी दी इतना कि ये मेल्ट नहीं हो, मेल्ट से थोड़ा कम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ये थोड़ा एग्रीगेट टाइप का बन जाता है, फिर उसको यूज कर लेंगे। सी फ्लाई एश, क्लास सी फ्लाई एश और क्लास एफ फ्लाई एश, ठीक है। अब ये सी और एफ का क्या झंझट है, तो ये झंझट ये है कि कैल्शियम किस में ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा उस पर कि हाई कैल्शियम है तो क्लास सी फ्लाई एश होगी, और लो कैल्शियम है तो ये याद रखना सी से कैल्शियम हाई, ठीक है, सी से कैल्शियम हाई, सी उसी में है जिसमें कैल्शियम हाई। इफेक्ट ऑफ फ्लाई एश, अब ये वाली चीज़ समझने के लिए हमने वो सब पढ़ा था कि सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को रिड्यूस कर देता है फ्लाई एश। ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जो प्रॉब्लम थी हमने देखा था फ्रेश कंक्रीट में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंजीनियर्स के लिए, तो फ्लाई एश डालने से वो सारी प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि फ्लाई एश के जो पार्टिकल होते हैं वो फाइन पार्टिकल होते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्लरी बनाते हैं, ठीक है, जो उसको सेग्रीगेट भी नहीं होना देता और एक अच्छे से कंपेक्शन कर सकते हैं उसका, ठीक है। वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, क्रीप और श्रिंकेज भी इंक्रीज हो जाता है। क्रीप और श्रिंकेज जो है वो आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, बाद में। ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज एज ए रिडक्शन इन परमेबिलिटी, मतलब परमेबिलिटी में रिडक्शन क्यों हुआ, पहले ये कोई कंक्रीट था उसमें वॉइड है ना, वॉइड, कोई अगर वॉइड रह जाता था तो ये फाइन, फ्लाई एश के पार्टिकल इतने फाइन है कि वो वॉइड को जाके फिल कर देंगे, वो वॉइड में जाके बैठ जाएंगे, तो वॉइड में जाके बैठ जाएंगे मतलब परमेबिलिटी रिड्यूस हो गई, परमेबिलिटी रिड्यूस हो गई मतलब ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि एनवायरमेंट के साथ कैसे कॉन्क्रीट बिहेव करेगा। अगर कोई हाईली पोरस है तो पता चला वो पानी अंदर गया, सरिया 10 दिन में गड़ा दिया, फिर 10 दिन 1 साल में, और फिर वो टूट टूट के बाहर आ गया, तो वो ड्यूरेबल नहीं है। तो इसलिए ड्यूरेबल कंक्रीट भी चाहिए, ड्यूरेबल कंक्रीट मतलब उसकी परमेबिलिटी कम होगी, जिससे क्या बाहर का पानी अंदर नहीं जाए और रेनफोर्समेंट को कुछ हार्म नहीं करे, ठीक है। अब यूज ऑफ फ्लाई एश, फ्लाई एश हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए यूज करते हैं, खासकर प्लास्टर में जो पीपीसी बनाते हैं, पोजोलाना पोर्टलैंड कंक्रीट, उसमें ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत यूज होता है आजकल। फ्लाई एश की ब्रिक्स आती हैं, सस्ती ब्रिक्स आती हैं और सबसे मस्त ब्रिक्स भी होती है वो, ठीक है, आजकल यूज करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट की इतने सारे नॉर्म्स है कि यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वालों को, और ये वैसे ठीक भी है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो खासकर ये यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना वो भी दिखाती है फिर, ग्रीन हाउसिंग, ग्रीन बिल्डिंग है, ठीक है, वो सब। सिलिका फ्यूम, सिलिका फ्यूम जो होता है, माइक्रो सिलिका भी बोलते हैं इसको, ये हाई ग्रेड कंक्रीट के लिए होता है, जैसे एम्स मैंने दिखाया था वो वाला मिक्स डिजाइन पिछले चैप्टर में, सिलिका, माइक्रो सिलिका भी यूज़ किया वहाँ पे, फ्लाई एश भी यूज़ किया, लेकिन फ्लाई एश कितने तक, M60, लेकिन M60 से आगे, मतलब हाई स्ट्रेंथ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिलिका फ्यूम या माइक्रो सिलिका। ये 30 रुपये का आता है 1 किलो, महंगी आती है, लेकिन हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। 90 100 अगर स्ट्रेंथ अचीव करने तो कुछ तो एडिशनल डालना पड़ेगा, तो ये सब एडिशनल डाल के M90 M100 ऐसे यूज़ कर, ठीक है। ये निकलता कहाँ से है, ये सिलिका, सिलिकॉन फैक्ट्री, ठीक है, सिलिकॉन और उसके अलॉयज की जो फैक्ट्री है ना, वहाँ पे बाई प्रोडक्ट होता है। ये करेगा क्या, वाटर डिमांड को, क्योंकि इसकी फाइननेस बहुत ज़्यादा है, तो वाटर 1 माइक्रोमीटर तक की साइज है इसकी, इसलिए इसकी वाटर डिमांड तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी फाइननेस ज़्यादा है, जितनी फाइननेस होगी उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, वाटर डिमांड ज़्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा, तो हाइड्रेशन के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा, एक एक पार्टिकल के ऊपर चिपकता है ना पानी तो आके, ठीक है। प्रोन टू स्लम्प लॉस, ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम, मतलब क्योंकि इसको वैसे ही पानी की डिमांड है, ये क्यों पानी को बाहर आने देगा। ब्लीडिंग क्या था, पानी ऊपर आ जाता था, अब जब सिलिका, इसको पानी की डिमांड है, तो ये तो ब्लीडिंग को रिड्यूस कर देगा ना, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस इंक्रीज, हार्ड कॉन्क्रीट के ऊपर क्या इसके इफेक्ट है, ये सारा एक एक लाइन ना याद रखना, मैंने वही लाइन डाली, इसमें तो बहुत ज्ञान था, सिलिका और माइक्रो सिलिका के ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने वो पॉइंट डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आते हैं एग्जाम में। रेजिस्टेंस टू क्रीप और श्रिंकेज इज हाई, वहाँ पे कम था, फ्लाई एस में वो इंक्रीज हो रहा था क्रीप और श्रिंकेज। एब्रेशन एंड इरोजन रेजिस्टेंस, एब्रेजन और इरोजन रेजिस्टेंस मतलब स्क्रैचिंग जो करते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर अगर बार बार ब्रेक लग रहा है
जैसे रॉड बना रहे हैं तो अच्छा है कि माइक्रो सिलिका यूज करो, क्योंकि बार बार ब्रेक लगाते हैं तो उस पर एब्रेशन होता है ना, तो उससे रेजिस्टेंस इसका अच्छा होता है। जीजीबीएस क्या होता है? ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक, ये एक मिनरल एडमिक्सर, हम मिनरल एडमिक्सर पढ़ रहे हैं, 3 मिनरल एडमिक्सर पढ़ लिए हमने, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है कास्ट आयरन मेकिंग प्रोसेस से। कास्ट आयरन से जो निकलता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, उसको ये पीस पास के ऐसे बना देते हैं, ठीक है। उसको ग्राइंडिंग करके ये फ्लाई एस होता है, ये जीजीबीएस ऐसे दिखता है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम में डिले कर देता है, नो अदर इम्पैक्ट इन फ्रेश कंक्रीट। वर्केबिलिटी में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका, वर्केबिलिटी सेम होती है ओपीसी जितनी। तो क्यों यूज कर रहे हैं फिर, क्यों इतना इसको वो करना है? ये एक्सलेंट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक और कोरोजन है। केमिकल अटैक अगर कहीं कोई जैसे फैक्ट्री बनानी है, केमिकल का फैक्ट्री बनाना है, वहाँ पे कंक्रीट की दीवार है, तो वहाँ पे ये यूज करो जीजीबीएस। वो रेजिस्टेंस अच्छा देगा, कंक्रीट खराब नहीं होगा इतना जल्दी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव कर देता है, वही बात है। परमेबिलिटी इंक्लूड करेगा, अंदर का एक कोरोजन नहीं होने देगा। अगला जो अपना एडमिक्सर है, मिनरल एडमिक्सर, वो है राइस हस्क एस, ठीक है। राइस हस्क एस क्या है कि जो चावल के वहाँ पे पैडी होता है, जो एनवायरनमेंट को आजकल वो पैडी स्टेबल बर्निंग जो होता है, उससे कितना मतलब नुकसान है, उससे अच्छा है उसको जलाओ, उसको ग्राइंड करो, और उसको ग्राइंड करके फिर उसको एज ए मिनरल एडमिक्सर यूज कर लो, ठीक है। मेटाकोलाइन, ये भी एक एडमिक्सर है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट नहीं है। मेटाकोलाइन जो है वो बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये किससे बनता है? ये जो कैलोनाइट जो होता है ना, क्ले, उसको इतना टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो ये मेटोकोलाइन बनता है, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो ये कोई स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है। मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो दो ही चीज़ है, फ्लाई एस और माइक्रोसिलिका। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो केमिकल एडमिक्सर। केमिकल एडमिक्सर में सबसे पहले हम यूज पढ़ लेते हैं वाटर रिड्यूसर। दुबई जैसी सी जगह है, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री है, वहाँ पे पानी की वैसे ही स्कैरसिटी है, ठीक है। So in those area we required water reducer. Why we required water reducer? The another factor we required water reducer is that we know that uh, compressive strength of concrete is inversely proportional to water cement ratio. Okay, so if we have to keep water cement ratio low so that we can achieve higher strength, because there is a inversely proportional relationship. So we want to keep water cement ratio low. Okay, so to keep that water cement ratio low, we will add some type of admixture. Okay, chemical admixture, those called water reducer admixture, because at the same water cement ratio we will get high strength by adding this chemical admixture. सो जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो है, मान लो 0.6 है। ओके, सो एट 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो we achieve a strength of 30 Newton per mm square, but we want 50 Newton per mm square at the same water cement ratio. So we will add some admixture, chemical admixture. So we will get this 50 strength at the same. Okay, we can categorize this water reducer at in three based on their range, how much water requirement they can reduce. 5 to 8% अगर रिड्यूस करते हैं तो नॉर्मल रेंज, इफ 8 to 15 देन इट्स माइल्ड रेंज, 15 to 14 it's high range. Okay, and in normal range we call plasticizer, then mild range we call super plasticizer, then hyper plasticizer. We have to keep you have to keep remember this uh, few names. Okay, lignosulfate, polycarboxylate ether, फॉर्मेलिहाइड जिसमें भी आएगा वो सुपर प्लास्टिसाइजर होगा, ठीक है। डोज कितना होता है? 0.2 से लेके 0.6% तक, इनटू वेट ऑफ सीमेंट। रिमेंबर वेट ऑफ सीमेंट, व्हाट वाटर, सो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, इस तरह का एक ड्रम आता है और उस ड्रम में आता है, ड्रम से डाल दो। जब कंक्रीट प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसी टाइम पे उसको डाल देते हैं, जब कंक्रीट को मिक्सिंग कर रहे होते हैं ना तब तक, ठीक है। ओके, सो
इसको 3 वे में हम यूज़ कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए और सीमेंट बचाने के लिए। ठीक है? तो ये तीनों याद रखना कि सीमेंट बचाने के लिए भी यूज़ होता है, स्ट्रेंथ के लिए भी यूज़ होता है और कंसिस्टेंसी इंक्रीज़ करने के लिए भी ये यूज़ होता है। अब इसकी मैकेनिज़्म क्या है कि ये कर कैसे रहा है, ये काम कर कैसे रहा है? तो ये क्या होता है कि जैसे ये मान लो कोई सीमेंट का एक पार्टिकल है, उस सीमेंट पार्टिकल के चारों तरफ ना ये मोनोमर पॉलीमर होते हैं, ठीक है? जितने भी ये हमने देखा ना केमिकल वाटर रिड्यूसर है वो पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होता है वो तो हमने पढ़ा ही है, मोनोमर से पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेन इसके ऊपर ऐसे कवर बना लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कवर बना लेंगे, ये दोनों आपस में एक एक सीमेंट का जो पार्टिकल है इनको पास पास नहीं आने देंगे। ठीक है, पास पास नहीं आने देंगे मतलब दूर से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते रहेंगे। तो मतलब जो काम पानी पानी करता था ना पहले, इतना पानी भरो तो ये आपस में स्लाइड करेंगे एक दूसरे के, अब वो यही कर रहे हैं, ये दूर आने ही नहीं दे रहे इनको पास पास। ठीक है, तो ये रिपल्सिव इफेक्ट क्रिएट करके फिर क्या कर रहे हैं, इसको रिपल्सिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिससे पानी की हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई। ओके, तो ये किस किस बेस पे कर रहे हैं, डिस्पर्सन मैकेनिज्म के बेस पे काम करता है। ठीक है, रिवाटर रिड्यूसर। नाउ केमिकल एक्सेलरेटर केमिकल क्या है, ये एक्सेलरेट कर देते हैं। अगर कंक्रीट में अगर डाल दिया ना तो ये इसकी जो सेटलिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर देते हैं और जल्दी से स्ट्रेंथ अचीव करते हैं। जैसे हमने देखा ना, किसमें देखा था, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला था CCAl2, तो उसका देखा था, उसका एक दिन का स्ट्रेंथ 28 डेज की स्ट्रेंथ के बराबर था। ठीक है, लेकिन उसके ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना, फिर यही क्यों यूज नहीं करते, वो क्रैकिंग और वो सब बहुत अलग फैक्टर्स है। ठीक है, से कंक्रीट इतना भी इजी नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कंक्रीट के ऊपर रिसर्च चलती रहती है, रोज के कुछ न कुछ आते रहते हैं आर्टिकल। क्लोराइड और नॉन क्लोराइड दो तरह के हो सकते हैं। क्लोराइड जो है उसमें CCl2 NaCl2 क्या है, एक्सलरेटर है ये। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वो बोलेगा, अगर तुम जा कोई तुमसे अगर इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं तो पूछ लेंगे, अगर तुम कंक्रीट के वहाँ पे खड़े हो, ठीक है, कुछ नमक तुम्हारे हाथ से अगर कंक्रीट पे गिर गया, कोई नमक की थैली गिर गई, ठीक है, या नमक का बैग गिर गया, तो क्या होगा, तो वो जल्दी सेट हो जाएगा क्योंकि ये NaCl एक एक्सेलरेटर है कंक्रीट के लिए। नॉन क्लोराइड एक्सेलरेटर ये इनऑर्गेनिक होते हैं, नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम, सोडियम, थायोसाइनाइट, थायोसल्फेट, ये थोड़ा नाम याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद रिटार्डर भी होते हैं, रिटार्डर, ऑर्गेनिक रिटार्डर, इनऑर्गेनिक रिटार्डर, एक्सटेंडेड सेट। इसको क्या काम यूज करते हैं रिटार्डर को, फिर रिटार्डर क्या होगा, वो एक्सेलरेटर जल्दी सेट करते थे, रिटार्डर लेट सेट करेंगे। जैसे मान लो कि हमको 2 घंटे बाद कंक्रीट डालना है, यहाँ से 2 घंटा लगता है इस प्लांट से यहाँ पे साइट पे जाने के लिए, तो कंक्रीट का तो इनिशियल सेट 30 मिनट होता है, लेकिन हम रिटार्डर अगर डाल देंगे जैसे सिट्रिक, ग्लूकोनिक, कार्बोहाइड्रेट, ये सब डाल देंगे तो वो 2 घंटे तक भी चल जाएगा, 2 घंटे बाद जाके हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो रिटार्डर का काम यही होता है। तो ये बोरेट्स, फॉस्फेट, जिंक एंड कॉपर कंपाउंड, ये दो चार टर्म्स, दो तीन चीज़ें याद रख लेना बस। ठीक है, अब एक केमिकल एडमिक्सचर और आता है एयर एंट्रेनिंग एजेंट। एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होता है। ये क्या करता है, वर्केबिलिटी ये प्रोटेक्ट करता है पहले तो फ्रीजिंग और थॉविंग इफेक्ट। अब मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि फ्रीजिंग और थॉविंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये वर्केबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, सेग्रीगेट। अब ये दिमाग लगाना, अपना खुद का दिमाग लगाना कैसे इम्प्रूव करेगा कि ये एग्रीगेट है, इसके साइड में अगर कोई वॉइड आ गया, ठीक है, तो EG2 मतलब आराम से ये इसके ऊपर स्लाइड कर पाएगा। ठीक है, यहाँ से, तो इसकी वर्केबिलिटी, कोहेशननेस, रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, रिड्यूस स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को क्यों रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि वॉइड क्रिएट होगा, जब जब वॉइड ज़्यादा होंगे तब तब स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये याद रखना। क्योंकि एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का मतलब क्या है कि हम अलग से बाहर से ना एक ऐसा केमिकल मिला रहे हैं जो उसमें वॉइड क्रिएट करे, क्योंकि पहले तो वो जो ऑक्यूपाई कर लेगा कुछ जगह, और जैसे ही उसको थोड़ा सा हम छोड़ेंगे वो अपने आप बाहर आ जाएगा एज ए इवोपरेट होके। ठीक है, और वो वॉइड क्रिएट कर देगा वहाँ पे, लेकिन वो वॉइड जो होगा वो हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ वॉइड है। दो चीज़ है, एक है एंट्रेनमेंट, एयर एंट्रेनिंग
और एक होता है एयर एंट्रैप। अब ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। ये एयर एंट्रेंड है और ये एयर एयर एंट्रैप्ड है। हमने एंट्रेन किया है एयर को। एंट्रैप एयर मतलब वो खुद ही है, मतलब हम कंपैक्ट नहीं कर पाए इसलिए एंट्रैप हुई है। और हमने खुद ने डाला है फ्रीजिंग और थाउइंग से लड़ने के लिए, फ्रीजिंग और थाउइंग को कम करने के लिए, वर्केबिलिटी को अच्छा करने के लिए, ठीक है। वो तो इसलिए एयर एंट्रेनिंग तो अच्छा है लेकिन एयर एंट्रैप खराब है, ठीक है। तो एयर एंट्रैप का और इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा? जो जो राउंड एग्रीगेट राउंड राउंड वॉइड है ना, ये राउंड वॉइड है, ये राउंड वॉइड है, ये है एंट्रेंड। जो हमने एंटर किया है केमिकल के थ्रू, वो हमेशा राउंड शेप बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ये है ऐसे इरेगुलर शेप बना रहे हैं, ये एंट्रैप्ड एयर है, ठीक है। जो कंपैक्शन सही नहीं हुआ उसकी वजह से। तो कंक्रीट में अगर वॉइड हम इंक्रीज करेंगे तो वो कुछ हद तक ही सही है, मतलब एंट्रेन भी किए तो इतना नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा एंट्रेन कर दिया, नहीं तो वो उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि हमारा वॉइड, हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और फ्रीजिंग और थाउइंग इफेक्ट को वो रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये दो पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, एयर एंट्रेनिंग को। तो इससे हमारा अभी इसमें इतना पढ़ने के बाद हमारा ये ख़त्म हो गया कंक्रीट वाला जो टॉपिक है। उसमें उसके रॉ कंस्टिट्यूएंट्स जो है, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, एक एडमिक्सचर हो गया, एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हो गए, फ्रेश कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हो गई। अभी हम हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद अपना कंक्रीट ख़त्म हो जाएगा। फिर ब्रिक्स, टिम्बर, प्लास्टर, ठीक है, इन सब के ऊपर, ब्रिक वर्क, इन सब के ऊपर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को। नेक्स्ट डिस्क